बताना चाहूंगी स्थापित कमला नेहरू विद्यालय 1958 में स्थापित कमला नेहरू की प्रेरणा से आज माननीय विद्यालय के महोदय जी की प्रेरणा से आज सांदीपनी विद्यालय के आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। हमारे विद्यालय में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक लगभग 1800 छात्राएं अध्ययनरत हैं। विज्ञान, वाणिज्य, कला, गृह विज्ञान, ललित कला एवं व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय में छात्राओं को उनकी रुचि और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर दिया जाता है। सांदीपनी विद्यालय की अवधारणा केवल अच्छी इमारत, आधुनिक सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य विद्यालय की प्रत्येक छात्रा का सर्वांगीण विकास करना है। इसी उद्देश्य से हमारे विद्यालय में स्मार्ट कक्षाएं, स्टेम लैब, विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, गणित प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा डिजिटल शिक्षण संसाधनों का प्रभावी प्रयोग किया जाता है। माननीय महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हमारे विद्यालय में शिक्षक एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, अनुभवात्मक अधिगम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जैसी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के माध्यम से कक्षाओं का संचालन करते हैं, कक्षाओं को जीवंत और रोचक बनाते हैं। इसके साथ ही खेल, कला, संगीत, इन सभी विधाओं में भी हम बच्चों को दक्ष करते हैं। आपको बताते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय को स्वच्छ एवं हरित विद्यालय हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नामित किया गया है। राज्य स्तर पर स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में सिल्वर अवार्ड हमारे विद्यालय को प्राप्त हुआ है और बोर्ड परीक्षाओं में भी हमारे विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वो 100% रहा है। कैबिनेट के बारे में सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैबिनेट को हम बिल्कुल जैसे हमारे निर्वाचन होते हैं हमारे देश के, हम उसी प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जिसमें हम बच्चों के नामांकन लेना जिसमें हम बच्चों का नामांकन कराते हैं बच्चों, और बेसिकली सबसे हमारा पहला मूल जो कंसर्न है तो हमें इसको पेपरलेस बनाना था। तो हमने ईवीएम ऐप के माध्यम से हमारे विद्यालय को प्रॉपर पेपरलेस करके, जैसे ईवीएम से निर्वाचन होता है वैसे ही हम संचालन करते हैं इसका। और हम यहाँ पर बच्चों और बेसिकली सबसे हमारा पहला मूल जो कंसर्न है तो हमें डेप्यूटी पेपरलेस बनाना था। उसके बाद हमने ईवीएम ऐप, हाइजीन मिनिस्टर, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर, इस तरह की पोस्ट के लिए हम चुनाव करते हैं। इसमें जो निर्वाचन में जो खड़े होते हैं वे कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में जो मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं वे कक्षा 8वीं से 12वीं के विद्यार्थी होते हैं। और हम जिस तरह से जिन चरणों का निर्वाचन प्रक्रिया में हम फॉलो करते हैं उन्हीं प्रक्रियाओं को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। अंत में मैं माननीय महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि और आपको ये हमारे विद्यालय की तरफ से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हम संकल्प लेते हैं कि आपका जो संकल्प है कि प्रदेश की प्रत्येक बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, विश्व स्तरीय शिक्षा मिले, सम्मान के अवसर प्राप्त हों, आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय भी इस संकल्प को साकार करने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है और हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद में हमारी छात्राएं विकसित प्रदेश और विकसित भारत का निर्माण जरूर करेंगी। धन्यवाद मैडम आपके विचारों के लिए। तो अब ये बहुत बहुमूल्य समय है। मैं बिना विलंब के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ उनके प्रेरणा विचारों के लिए आपकी जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करते हैं कि वे मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जो निरंतर मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे। मैं आज के इस अवसर पर सच में आज सवेरे से आपके स्कूल के कई सारे अलग अलग गतिविधियों के बीच में मैं गया हूँ। बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाने के लिए कल्पना की गई है और आपके मैनेजमेंट में भी काउंसिल को जो रोल दिया है, सच में मैं बधाई देना चाहता हूँ। और लाइब्रेरी हो,
आपकी प्रयोगशाला भी सभी प्रकार की प्रयोगशाला। मैं भी, चूँकि मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था, मुझे इस बात का आनंद भी है और अच्छा भी लगा कि हमारे मेधावी विद्यार्थियों ने, मुझे बताया गया कि आज शायद 58 बच्चे यहाँ मेरिट में निकले ना अपने इसी स्कूल से, और प्रदेश भर में भी मुझे आज आपके माध्यम से सांदीपनि विद्यालय ये देश के सबसे बढ़िया विद्यालय है और सबसे अच्छे विद्यालय के विद्यार्थियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। सरकारी विद्यालय के अंदर आज मैं सवेर से बच्चों से परिचय लेकर के पूछ रहा, किसी के पिताजी गार्ड हैं, किसी के पिताजी अपनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित है, उनको रोकना पड़ रहा है कि भाई जरा हमारे जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी ताली बजा दे सभी बच्चों के लिए, जितना अपना ये आनंद मिला है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दो चार बातें मेरे मन में आती है कि ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूं कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना, आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा? तो कितने हाथ उठे? 4, रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता? खेती बाड़ी जिनके परिवार में होती है, आधे हाथ हो गए ना अपने, नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो। एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है। हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख करके नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी, लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो बताओ, ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है? माइक दे दो उसको। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य में
वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा। राजौरिया बहन जी, सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी है, ठीक है ना? और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ, तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं? मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक मैं उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। इसलिए एआई का उपयोग करना चाहिए, लेकिन एआई का उपयोग दिमाग खोल के भी करना है। इसलिए मेरा कोशिश करता हूं कि हमारे पास अगर आंकड़े इकट्ठा करना हो तो आंकड़े भी, लेकिन उसको क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए, ठीक है ना? बहुत अच्छे। और अभी तो मैं कितना, हाँ बताओ, तुम कुछ पूछ रहा? इसको माइक देना बेटी को। जय हिंद माननीय महोदय जी, मेरा नाम लारा खत्री है, मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्र हूँ। क्या आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं? इंस्टाग्राम का तो करना पड़ता है, क्योंकि आज के ज़माने में सोशल मीडिया में जो राजनेता या हर एक व्यक्ति आज के ज़माने में ये सोशल मीडिया के ऊपर रहता ही है। सर, यदि हाँ, तो आप किसे फॉलो करते हैं? किसको करना चाहिए? बेटी बोल रही है पीएम सर को, देखो कितना अच्छा बोल रही है। तो मैं पीएम सर को फॉलो करता हूँ और बहुत सारे विषयों को फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसको माइक दो बेटी को। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि हम जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसी कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारी सामान्य ज्ञान को मतलब और हमारे लिए अच्छी हो आगे फ्यूचर में? अच्छा प्रश्न किया। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम की पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम की पढ़ाई के अलावा भी हमारे लिए दिमाग में, हमारे लिए पहले मन में क्या आ रहा है, हम अगर आगे क्या बनना चाहते हैं, हमने अपने जीवन का टारगेट तय करना चाहिए। तो टारगेट जब तय करते तो फिर हमको उससे जुड़े हुए विषय पे जाना चाहिए, तो हमको अपनी लाइन बनती जाएगी। अगर हमको साइंटिस्ट बनना है या हमको खिलाड़ी बनना है जैसे, या आपको वकील बनना है, तो हम उसके आसपास चलते हुए जाएंगे तो अपने आप वो, जैसे वो श्री राम शर्मा गायत्री परिवार वाले लिखते हैं ना कई बार, जो जैसा सोचता और करता वो वैसा बन जाता है। तो ये परमात्मा की दया से हमारे लिए ये परमात्मा ने एक अपने शरीर के अंदर विशेष गुण दिया है। जैसे मैं मेरे जीवन के लिए बताता हूँ, मैंने बीएससी एलएलबी जमाने भर की पढ़ाई करी, लेकिन मेरे मन में आया मैं नौकरी नहीं करूँगा, तो मैंने नौकरी नहीं की। मुझे लगा कि खेती भी करना चाहिए, तो मैंने खेती भी की। खेती आधुनिक तरीके से होना चाहिए, तो अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहिए। हम जब अपना स्वयं का व्यवसाय करेंगे तो अच्छा लगता है। तो हमारे लिए हम अपने टारगेट भी, जैसे ये आप मेरी बेटी जैसे ही हो, मेरे परिवार में विवाह के बाद मुझे बेटी हुई, मुझे लगा कि उसको डॉक्टर बनाना चाहिए। तो डॉक्टर बनाना चाहिए, वो 6ठी 5वीं के बाद जब मिडिल में और हाई स्कूल में आई, उसके पहले ही मैं उसको डॉक्टर बनेगी बोलता रहा। आज वो गायनोकोलॉजिस्ट है, अच्छी डॉक्टर है हमारे अपने उज्जैन के अंदर। तो हम अपने इस मन की मस्तिष्क में बना करके अपन खुद भी बने, या हमारे अपने परिवार में, आपकी भी आगे जाकर परिवार बढ़ेगा तो हमारे छोटे भाई भी होंगे,
तो हम उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि वो क्या करना चाहेंगे, कैसे करना चाहेंगे। तो हमारे लिए जैसा परमात्मा मौका देता है, आप जो चाहते वो हो जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अयोध्या मेहरा है और मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने पीएचडी की है और आप खेल तथा बाजी में भी पारंगत हैं, तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि आपने इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस किया। देखिए बेटा, अच्छा प्रश्न किया। Thank you. पीएचडी भी की है और मैं खेलता भी हूँ, ऐसे क्या पूछना चाह रही है? यस सर। तो देखिए, हमारे जीवन में हम रोज अपने, पहले तो ये मन बना लें कि सबके लिए, जैसे आपके अलग अलग पीरियड होते हैं ना, आप 12th पढ़ने आए, 9th में हैं, आपके यहाँ सिलेबस होगा, तो आपको पाठ्यक्रम बनाने के साथ दिनक्रम भी बनाना पड़ता है। तो दिनक्रम में हम अपने सब, या तो आपके, अच्छा मैंने सबको देखा है, तो हमारे लिए हम अपने खेलने का समय भी रखें, पढ़ने का समय भी रखें और थोड़ा खाली समय भी रखें, सोचने विचारने के लिए भी। आप सबका समय का अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो आज भी मैं भले सीएम ऑफिस में हूँ, मैं अपना स्वाध्याय जरूर करता हूँ, मेरी डायरी जरूर लिखता हूँ, कल परसों नरसों अगले आने वाले समय के काम भी लिखता हूँ, फिर बीते समय में हुए कामों का मूल्यांकन भी करता हूँ। तो जब मैं पढ़ने गया तो ऐसे ही मुझे लगा कि बीएससी एलएलबी करने के बाद मैं यूडीए चेयरमैन हो गया, तो मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में एमए करना चाहिए। तो मैं अपना उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष होते होते भी मैंने अपना एमए की पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की। जब वो पढ़ाई हो गई तो उस समय लगा कि अब इसकी पीएचडी भी कर लेना चाहिए। उसके पहले मैं एमबीए करने का मन बना था। मैं जब टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था तब मैंने एमबीए किया था। तो हमारी पढ़ाई से ये मन में नहीं आना चाहिए कि भाई हमने अपना कोई व्यवसाय कर लिया, किसी मुकाम पे पहुंच गए, इसके बाद पढ़ाई बंद कर दो। क्यों बंद कर दो? पढ़ाई चलना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हो कि हमेशा डिग्री चाहिए। संयोग से मेरे पास डिग्रियां हो गई, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमको पढ़ने के लिए डिग्री जरूरी है। हमारे मन की जिज्ञासा को समाधान करने के लिए आपने लिखा ना, किताब से कल तक, तो ये एक जरूर हमको पढ़ने के बारे में थोड़ा सा अनुशासन भी लाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ने के साथ में हमको अपने, जैसे लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ाना ये अच्छा विषय है, लेकिन हमारी पढ़ाई के साथ हमको ये तय करना चाहिए कि इस पढ़ने के बलबूते पर मैं अपना बाकी का भी माइंड सेट करना चाहिए कि ये मैं स्वाध्याय के लिए पढ़ रहा हूँ, तो इस पढ़ने का मैं समय पे जब उपयोग होगा। लेकिन कभी कभी हमारा पूरा समय हम उसमें ही बिगाड़ दें, ये भी अच्छी बात नहीं। तो हमारे समय का अनुशासन, समय के साथ उसकी समसामयिकता, कब कितना क्या पढ़ना, और पढ़ने के साथ में उसको पढ़ने के बाद कभी कभी किताबी ज्ञान ज़्यादा हो जाता तो हम जबरदस्ती किसी के सामने भी बोलने बालने में ज़्यादा लग जाते हैं। तो ऐसा ये भी अपना बैलेंस करना चाहिए कि हमको अपने बात को रखने का तरीका, हमारे ज्ञान के प्रदर्शन का भी एक तरीका है, ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है। तो अब मैं भले पीएचडी हूँ या बाकी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वो मेरे आनंद के लिए, सबको ज्ञान बघाड़ने के लिए नहीं है। तो हमारे लिए खेलने का भी समय होना चाहिए, पढ़ने का भी समय होना चाहिए, अपने स्वतंत्र रूप से बाकी कामकाज की गतिविधियों के साथ सोशल एक्टिविटी के लिए भी समय होना चाहिए। इसके लिए गाना है ना पुराना, अपने लिए जिए तो जिए क्या जिए, तू जिए जमाने के लिए, बाकी के लिए भी हमारे माध्यम से हम और कितने लोगों का भला कर सकते हैं, उसके लिए भी समय होना चाहिए। बहुत सारे अनुभव है इसके, आप ध्यान में आएगा आपको, कोशिश करते हैं। मैं मेरा एक अनुभव सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा अनुभव आया। मैं अपनी गाड़ी से उज्जैन में विधानसभा का विधायक हो गया था, और ऐसे ही विधायक होने के बाद मैं आस्था के पास से गाड़ी चल के आ रही है, रास्ते में आपकी जैसी एक बेटी जोर से आवाज़ देकर रोकती है, रुको 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 रुको। तो मैं रुका, मेरे साथ सहायक था, गनमैन था, हमने अपनी कार रोकी। तो उन्होंने कहा देखो ये घायल पड़ा है और ये बहुत ज़्यादा चोट लगी इसको, और इसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं 25-50 लोगों को हाथ दे चुकी, कोई रोक नहीं रहा, कृपा करके आप ले जाओगे क्या? मैंने कहा हाँ जरूर लेता हूँ। मैंने उसकी मदद की, गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में खून ज़्यादा निकल रहा था, मेरी गाड़ी वाड़ी भी ख़राब हुई, लेकिन हमने कहा चलो इसको हॉस्पिटल पहुँचा। सीहोर तक लेने के लिए जब मैं उसके साथ आगे बढ़ा
रास्ते में वो बेटी बोलने लगी, ये सब विधायक बेईमान है, सारे नेता चोर है, पता नहीं क्या क्या गाली देती जा रही खूब रास्ते पर। इतने लोगों को हाथ दिया, बड़ी बड़ी गाड़ी जा रही, कोई रोक नहीं रहा, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। अब मैं बड़ा अंदर से सुनता जा रहा, कोई बात नहीं। वो बिल्कुल अब नॉन स्टॉप उसके मन में। फिर लेकिन उसने एक अच्छी बात कही, उसने कहा कि ये जो मैं जिनको ले जा रही हुई है, मैंने कहा ये आपके क्या लगते हैं? उन्होंने बोले मेरा कोई नहीं लगता है। मैं समझा आपके भाई वगैरह, बोले कोई मेरा भाई नहीं है, मैं भी एक यहाँ से अप डाउन करती हूँ और अपने स्कूल जाती हूँ, और ये बच्चा भी, ये अपना भैया कहीं ना कहीं कोई काम करने जाता है, तो मेरा इतना ही फर्ज है कि घायल है तो इसको हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए, इसलिए मैं सबको रोक रही, कोई रुकने। मुझे उसकी भावना अच्छी लगी। फिर मैं जब सीहोर तक जहाँ वो हॉस्पिटल आया वहाँ उसको उतारते उतारते फिर मैंने मेरा परिचय दिया कि बेटा आपने अच्छी बात की, सारे विधायकों को जो भी बोलना बोला, लेकिन मैं भी विधायक हूँ, तो ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे ऐसे कुछ प्रयोग है जिन प्रयोगों के बलबूते पर हमारे लिए आज भी इस तरह के मार्ग से हम रास्ता निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ये कुछ पूछ रही, एक माइक दो भाई इधर। जय हिंद सर, मेरा नाम आकांक्षा सैन है, मैं 10th बी की छात्रा हूँ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जैसे आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं तो आपको मतलब टेंशन वगैरह रहती होगी, तो आप वो तनाव दूर करने के लिए मतलब क्या करते हैं? म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ अदर क्या करते हैं? आपको मैं तनाव में दिख रहा हूँ? नहीं, मतलब अगर रहते हैं तो देखो बैठो बेटा, है ना, तनाव पालने से तनाव बढ़ता है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसका माइंड सेट करना पड़ता है, और माइंड सेट पे आपके सामने हमारे लिए बहुत सरल होता है कि हम आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से प्रिपेयर रहें, और चुनौतियां जिस प्रकार की आ रही उस तरह की हमारी एक्शन होती जाना चाहिए। जिस जगह बैठेंगे, जैसे अब कोई गाड़ी चलाता, ने देखा ना गाड़ी चलाने वाला, चल ड्राइवर क्या करता है, अचानक गाय आ गई तो उसकी तैयारी रहती है, वो उस गाड़ी को कंट्रोल करता है, और नहीं है तो स्पीड मेंटेन करता है। जैसे अंदर से आप मनोविज्ञान है, हम जो भी काम करें उसको हमारे लिए, लेकिन ये बात सही है, संगीत भी सुनता हूँ, व्यायाम करता हूँ, योग भी करता हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, लेकिन अपनी काम के साथ आपको एक और बात बताता हूँ। आपको दिन अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? है खुश रहना पड़ेगा। और नहीं, ये तो हो गया। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, तो टाइम टेबल कभी कभी हम दिन का ही बनाते हैं, रात का भी बनाना चाहिए। रात में नींद भी अच्छी लेना चाहिए। जब आप नींद पर्याप्त लोगे तो दिन अच्छा जाएगा, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है ना। थोड़ा सा उल्टा मामला, मैं सोने की बात कर रहा हूँ, देखो लोग आपके शिक्षक कहेंगे सुला रहे हैं, लेकिन ये शरीर विज्ञान है। हमको हमारे हर एक काम को आनंद के साथ अच्छे से करने की आदत होना चाहिए। बहुत अच्छा। पीछे वाली बेटी। हाँ, नमस्कार महोदय, मेरा नाम निकिता कटारिया है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इतने सुंदर विद्यालय हमें उपलब्ध करवाए। मेरा प्रश्न है कि बहुत धन्यवाद। जब ताली बजाओ शांतिबनी विद्यालय के लिए। पूरे प्रदेश के अंदर इतने अच्छे विद्यालय मिल रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को वो सब कुछ मिल रहा है जिसकी ज़रूरत बराबरी से होना चाहिए। जब देश स्वाधीन हुआ है, प्रदेश में आनंद है, तो आनंद हमारे सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए इतने अच्छे स्कूल मिलना, ये भी सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली बजा करके अपने एक बार फिर विद्यालय के लिए हमारी प्रसन्नता व्यक्त करें। बताएं। परंतु महोदय, मेरा ये प्रश्न है कि आपने इन विद्यालयों के नाम शांतिपनी विद्यालय ही क्यों रखे? आपको मालूम है शांतिपनी कौन है? जी, कौन है? वो श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण भगवान के गुरु हैं। जी। और किसके गुरु हैं? सुदामा जी। सुदामा जी के लिए। जरा इसके लिए ताली बजा। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आकांक्षा सेन। आकांक्षा सेन। श्री कृष्ण और सुदामा, इनकी कहानी मालूम है? क्या मालूम है? बताएं जरा, कौन बताएगा?
श्री कृष्ण सुदामा, दोनों में क्या अंतर है? सर वो दोनों ही मित्र थे, परंतु मतलब जो श्री कृष्ण थे वो समृद्धि थी उनके पास, बहुत अच्छा। और भी था, पर जो सुदामा थे वो थोड़े दरिद्र थे। बहुत अच्छा, ताली बजाओ, बेटी को मालूम है। ये वास्तव में हमारी उस काल की ये कितने साल पुरानी बात है? लगभग 5000 साल से ज़्यादा पुरानी बात है। तो 5000 साल पुराने भी गुरुकुल मतलब स्कूल इतने अच्छे थे कि जहाँ मित्रता हुई गरीब और अमीर दोनों की। ऐसे ही हुआ ना। और अपनी मित्रता को भगवान कृष्ण जब द्वारकाधीश हो गए और सुदामा के जीवन में उनके बच्चे बच्चे का विवाह करना था, घर में गरीबी थी, मकान कच्चा था, 50 परेशानी थी, ऐसे में उनने अपने मित्र सुदामा मदद मांगने उनके पास आए द्वारका में। तो द्वारकाधीश बड़े, वो तो बहुत साम्राज्य, बहुत सक्षम साम्राज्य था। ऐसे में फटे कपड़े से कोई गरीब आदमी आकर कहे कि मैं आपके राजा का दोस्त हूँ, तो लोगों ने माना ही नहीं। ऐसा होता है क्या? लेकिन भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि सुदामा आया। बाकी कहानी आपको सबको मालूम है। सुदामा ने सबके सामने अपने गरीब मित्र को पहचाना भी सही, अपने पास भी बुलाया और उनको अपने उस कष्ट को बोलने के पहले ही सारी बातें समझ भी गए। और समझने के बाद उनको अपने पास 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना रखा। ऐसे ही उनकी कहानी है। और उनके वहाँ रहते रहते पीठ पीछे अपने मित्र सुदामा की कठिनाइयाँ दूर करना चालू कर दी। उनका कच्चा मकान था तो पक्का मकान बना दिया, उनकी आर्थिक कुछ तकलीफें थी वो हल कर दी, जो उनके पीछे की कठिनाई वो सब हल कर दी। तो ये हमारे गुरुकुल की शिक्षा या स्कूल की विशेषता है, मित्रता की विशेषता कि गरीब अमीर कोई भी हो, लेकिन दोस्ती अगर हुई तो जीवन भर निभाना चाहिए। ये सांदीपनी आश्रम की विशेषता है। तो आप भी याद रखना अपने मित्रों को, मित्र मित्र होगा जीवन भर, दोस्त दोस्त होता है। गरीब अमीर तो परिस्थितियां हैं, कभी कोई क्या होता है, कभी क्या होता है, लेकिन उस मित्रता के लिए और एक सबक दिया सुदामा के समय भगवान कृष्ण ने। उनको हाथ में नगद कुछ नहीं दिया, क्योंकि मित्र के हाथ में नगद देते तो मित्र की निगाह नीची होती, उनकी इज्जत खराब होती। उनने पीठ पीछे पूरी मदद कर दी और उसको समानता की बात कर दी। तो ऐसे अच्छे ऋषि गुरुकुल सांदीपनी। और एक और कारण है, वो भी मैं बताना चाहूँगा। सांदीपनी जी के जीवन में जब कंस को भगवान कृष्ण ने मार दिया, तब तक सांदीपनी जी के आश्रम चलते थे बनारस में, और बनारस में चलने वाले आश्रम के उस आधार पर बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन कंस जब सत्ताधीश हुआ, जैसे अभी अफगानिस्तान में और कई जगह हुआ ना, जब तख्ता पलट होता है तो सब व्यवस्था ध्वस्त हो जाती। तो स्कूल गुरुकुल बंद करके वो सांदीपनी जी भ्रमण करने निकले अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर के। और वो वर्तमान के द्वारका, जिसको प्रभास पाटन का क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में जैसे अभी आज़ादी के पहले तक अलग अलग देश के हिस्सों में अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, कई सारे दूसरे देश के लोगों का भी कब्जा था। ऐसे विदेशी लोगों का कब्जा था और उन्हें सांदीपनी जी को पकड़कर कहा कि सांदीपनी जी आप अपने 64 कला, 14 विद्या, सब प्रकार की विद्या देने के बहुत अच्छा नाम था। तो उन्होंने कहा हमारे बच्चों को सिखाओ। सांदीपनी जी ने कहा कि मैं अपने देशद्रोहियों को, अपने देश के बच्चों के लिए मेरी शिक्षा है, मैं हमारे देश के साथ गलत करने वाले लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता हूँ। इस कारण से सांदीपनी जी के बच्चे को पकड़ करके उनने बंदी बना लिया, पहले मारा कूटा, और 11 साल तक सांदीपनी जी का बच्चा उस प्रभास पाटन के क्षेत्र में बंदी रहा। ये तो भगवान कृष्ण जब शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए, क्योंकि सांदीपनी जी बाद में अपने बच्चों को छोड़कर उज्जैन में आ गए, सांदीपनी विद्यालय यहाँ प्रारंभ कर दिया। और 1, 2 नहीं 11 साल के बाद 12वें साल में जाकर के भगवान कृष्ण और सुदामा और बलराम की बेच आई, और उस समय उनको परिचय हुआ, ध्यान में आया कि ये बहुत विलक्षण व्यक्तित्व है। तो भी गुरु माता ने कहा कि कृष्ण तुम अपने गुरु को क्या गुरु दक्षिणा दोगे? तो उन्होंने कहा गुरु माता जो चाहो दे दूंगा। परिस्थितियाँ खराब थी, भगवान कृष्ण को तुरंत मथुरा जाना था, लेकिन मथुरा जाने के बजाय भगवान कृष्ण ने जब पूछा कि मेरे को क्या गुरु दक्षिणा देना बताओ, तो गुरु माता ने रोते हुए बताया कि तुम्हारा जैसा ही एक हमारा बेटा है,
वो वहाँ प्रभास पाटन में बंदी बना लिया है, और अगर दे सकते हो तो तुम उसको उन आतंकवादियों से ला करके दे दो। ये जो जामनगर है उसको यमनगर भी कहते थे उस समय के काल में, सांदीपनी के लिए कई सारी किंवदंतियाँ भी चल गई बाद में, लेकिन वस्तुतः गुरुदक्षिणा के लिए भगवान कृष्ण प्रभास पाटन में गए, वहाँ से वो अपने गुरुपुत्र को लेकर आए, और लेकर आने के बाद उनको सुपुर्द किया, ये गुरुदक्षिणा हुई, और बाद में मथुरा आए। तो ये हमारे अपने गुरुओं का, सांदीपनी का कितना उज्जवल रिकॉर्ड है कि अपने बच्चों को भी दांव पे लगा करके देशद्रोहियों को मदद न करते हुए देशभक्तों को शिक्षा देना चाहिए। ऐसा बड़ा नाम है ना सांदीपनी का, तो ऐसे नाम पर अपना विद्यालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इस महर्षि सांदीपनी इस विद्यालय के नाम रखे गए। अब तो बहुत देर हो गई, और तो कोई बचा नहीं? बचा है? ज्यादा हो रहा है यार, एक आध दो उठा लो हाथ। अब बताओ ये क्या करी? नमस्कार महोदय, मेरा नाम शालिनी पटेल है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आप माननीय मोदी जी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? मोदी जी से प्रेरणा मिलती है लगातार बगैर थके काम करते रहो, और वंचित वर्ग के लिए काम करते रहो, और निष्प्रभ से काम करते रहो। हमारे लिए काम ही आधार है, और काम के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी को, नई से नई तकनीक को सीखते रहो। नई तकनीक समाज हित में है तो उसको अंगीकार करो, उसको अपनाओ। बहुत धन्यवाद। हो गया? अब तो कोई नहीं बचा? ये तो खत्म नहीं होंगे, हमारे बच्चे बहुत सारे हैं। एक लास्ट इधर से ले लो। श्री माननीय महोदय जी, मेरा नाम रिया कुशवाहा है। मुझे ये पूछना है आपसे कि आपने कहा कि आपकी लड़की डॉक्टर है, तो वो किस स्कूल से पढ़ी है? मेरी बेटी पढ़ी है लोकमान्य तिलक उज्जैन के स्कूल से, बाद में इंदौर में एक स्कूल में बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पढ़ने गई थी, और फिर बाद में अपने यहाँ चिरायू मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS किया, बाद में PG किया, और अभी गायनोकोलॉजिस्ट है। यस सर, थैंक यू सर। मेरा छोटा बेटा भी डॉक्टर है, वो आपके यहीं अभी भोपाल में PG करता है, हॉस्टल में रहता है। भगवान की दया से दामाद भी डॉक्टर है, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। एक बीच वाला बेटा वकील है, उसने LLM किया और PhD किया है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज पूरे मध्य प्रदेश के जो विद्यालय के विद्यार्थीगण हैं वो जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आप सभी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है। मैं आदरणीय प्राचार्य श्रीमती संगीता सक्सेना मैडम को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री सर, हमारे विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए और विद्यार्थियों से इतने सहज तरह से बात करने के लिए सर, और अपना अमूल्य समय हमारे लिए देने के लिए सर, हृदय से मैं और मेरे विद्यार्थी और शिक्षक आपके आभारी हैं सर। मैं प्रदेश के सारे सांदीपनी विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो सारे सांदीपनी विद्यालय के सभी प्राचार्य, प्राध्यापक गण, सभी विद्यार्थियों का अपनी ओर से आभार मानता हूँ, और आप सबको बधाई देता हूँ। आप सौभाग्यशाली, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, ये भाग्य हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपकी पढ़ाई आज़ादी के अमृत काल के लिए, जब 2047 का अमृत काल होगा, तब आप कोई न कोई अच्छा बड़ा काम अपने पास से कर रहे होंगे और देश को नंबर 1 बना रहे होंगे। ये मैं शुभकामना देता हूँ, आप सबका आभार मानता हूँ। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम आदरणीय प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रतीक चिन्ह भेंट करके आभार प्रस्तुत करने का कष्ट करें। और ये बहुत सुनहरा अवसर था सभी विद्यार्थी गणों के लिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने
कई सारी प्रेरणा हम सभी को प्रदान की और किस प्रकार से हमें जीवन को संतुलित करके अपना जीवन यापन करना चाहिए और खासकर गुरु का महत्व हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, ये सभी प्रेरणादायी विचार आपने हम सभी से साझा किए। जोरदार तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करते हैं। और ये पेंटिंग भी एक विद्यार्थी द्वारा बनाई गई है। इसी विद्यालय कमला नेहरू सांदीपनी कन्या शासकीय विद्यालय की विद्यार्थी